Brought to you by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner. हाई कोलेस्ट्रॉल होना खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की तरह। अबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेडिकल भाषा में कहते हैं डिसलिपिडीमिया, और इस मामले में हमारा देश बहुत आगे है। डिसलिपिडीमिया नाम की बीमारी चुपके से आती है और दिल को घेर लेती है। नसों में ब्लॉकेज और हार्ट अटैक के पीछे इसका बड़ा हाथ है। ICMR INDIAB के डेटा के मुताबिक भारत में 81.2% लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। सोचिए कितनी बड़ी आबादी से जूझ रही है। इसके बावजूद लोग हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि डिसलिपिडीमिया को सीरियसली नहीं लेते हैं, ना डॉक्टर को दिखाते हैं, ना दवाएं खाते हैं। लेकिन क्या आप इसका अंजाम जानते हैं? नहीं? तो आज जान लीजिए। गुड न्यूज़ ये है कि साइलेंट किलर को 100% ठीक किया जा सकता है। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए, जो हम बताएंगे आज सेहत के इस खास एपिसोड में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास, कंसल्टेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, पेसिंग एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, विशेष जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर से। डॉक्टर प्रवीण गोयल, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, वेदांता हार्ट इंस्टीट्यूट लखनऊ से। और डॉक्टर सुशांत कुमार पाठक, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, फूड हॉस्पिटल पटना से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर व्यास, मेरा पहला सवाल आपसे है, ये डिसलिपिडीमिया आखिर है क्या? और हमारे देश में ये तो मालूम है हमें कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही आम और बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा, इन दोनों समस्याओं के अलावा, ये डिसलिपिडीमिया इतना बड़ा हेल्थ रिस्क इंडियंस के लिए क्यों है? लाइपोप्रोटीन्स अलग अलग तरह के होते हैं और इन लाइपोप्रोटीन्स का हमारी बॉडी में सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अगर ये लाइपोप्रोटीन के लेवल्स अत्यधिक रूप से बढ़ जाएं या अत्यधिक रूप से कम हो जाएं, उस पैथोलॉजी, उस बीमारी को हम मेडिकल लैंग्वेज में डिसलिपिडीमिया बोलते हैं। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह मतलब डायबिटीज के अलावा डिसलिपिडीमिया हार्ट अटैक के होने का मुख्य रिस्क फैक्टर है। जितनी भी वर्ल्ड में स्टडीज हुई हैं, जैसे इंटर हार्ट स्टडी, फ्रेनिकम हार्ट स्टडी में ये पाया गया है कि जिन लोगों का लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ा हुआ रहता है, उन्हें हार्ट अटैक होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। तो डिसलिपिडीमिया हार्ट अटैक का एक रिस्क फैक्टर है, ना कि कारण। अगर बढ़ा हुआ लाइपोप्रोटीन है, बढ़े हुए लिपिड्स हैं, तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक होने की रिस्क ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हार्ट अटैक होगा ही होगा, और इसका मतलब हमें ये भी नहीं ले लेना है जिनको डिसलिपिडीमिया नहीं है वे हार्ट अटैक से कम प्रोटेक्टेड और सेफ। लिपिड्स के लेवल्स हमारी डाइट इत्यादि से संबंधित रहते हैं और काफी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स पे भी संबंधित रहते। इस वर्ल्ड के इस पार्ट में, एशिया पैसिफिक रीजन में और खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हमारे कंट्री में ये देखा जाता है कि डिसलिपिडीमिया वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले ज़्यादा प्रायः देखने में आता है, और संभावित रूप से ये भी हमारे देश में होने वाले अधिक हार्ट अटैक के मामलों का एक इम्पोर्टेंट रिस्क है। इसीलिए इस पे चर्चा जरूरी है, इसलिए बातचीत जरूरी है, और वे सभी रोकथाम के तरीके जिससे हम अपने लिपिड्स को कंट्रोल कर सकें, वे भी जरूरी। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के साथ में हमारे लिपिड्स अभी जानकारी होना बहुत आवश्यक। डॉक्टर व्यास, क्या हम बोलचाल की भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल होना यानी डिसलिपिडीमिया होता है? क्या ये सही है या गलत? हाँ, ये सही बात है। कोलेस्ट्रॉल एक कॉमन अम्ब्रेला टर्म है हर लिपोप्रोटीन के लिए, जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इनमें इनके लेवल्स में गड़बड़ी आने को एक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कहा जाता है बोलचाल। पर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसा मैंने आपको बताया, हार्ट से संबंधित बीमारी का मुख्य रिस्क फैक्टर है। इसलिए इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम, भले ही वो जीवन शैली के बदलाव से हो, खान पान के बदलाव से हो, एक्सरसाइज से हो, या फिर जब जरूरी हो तो दवाइयों से हो।
डॉक्टर गोयल, मेरा अगला सवाल आपसे है। हमने ये तो समझ लिया कि हमारे देश में हाई कोलेस्ट्रॉल होना एक बहुत ही आम समस्या, यानी एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश की इससे जूझ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ये देखा है कि लोगों में बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड है कोलेस्ट्रॉल को लेकर। लोगों में चिंता ही नहीं है। लोग हाई कोलेस्ट्रॉल को सीरियसली नहीं लेते हमारे देश में। ऐसा क्यों है? बतौर डॉक्टर आपको क्या लगता है? आप तो इतने पेशेंट्स रोज देखते हैं। ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल आता है, इसमें देखा गया है कि यू कैन रियली प्रेडिक्ट डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कि कितना रिस्क है फॉर हार्ट डिजीज। तो जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल है और जितने ज़्यादा साल तक रहेगा उतना ज़्यादा रिस्क आएगा। तो किसी का कोलेस्ट्रॉल अगर 20 साल से बढ़ना शुरू हुआ और तो 5 साल में उसको ज़्यादा बीमारी आएगी कंपेयर टू सेम कोलेस्ट्रॉल जो कि 50 साल से बढ़ना शुरू होता है। तो इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और लोग बाग इस गंभीरता को लोग बाग भी नहीं समझते हैं और कई फिजिशियंस भी इसको नहीं समझते हैं, जो जनरल फिजिशियंस हैं। सो प्रैक्टिकली द कोलेस्ट्रॉल लेवल और कितनी सालों तक रहा, इस कॉम्बिनेशन को हम रियल कोलेस्ट्रॉल का रिस्क कहते हैं और ये ज्ञान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और इसलिए शायद क्योंकि अप्रोच थोड़ी कैजुअल रही जनरल फिजिशियंस की भी, पेशेंट्स की भी, मगर अब लोग बाग उस चीज़ को समझने लगे हैं। आजकल की गाइडलाइंस में ये बातें आती हैं और शायद मैं समझता हूँ इस पे ज़्यादा गौर दिया जा रहा है और आने वाले समय में हम लोग उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उसको बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर सुशांत, मेरा अगला सवाल आपसे है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ओवरवेट नहीं दिखते, यानी अगर हम आम भाषा में बोले मोटे नहीं दिखते, तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नॉर्मल ही होगा। अब ये बात वाकई सच है या ये सिर्फ एक गलतफहमी है? हमारे मिस इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ मोटे लोगों में ही डिस्लिपिडीमिया का फीचर्स आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स मोटे लोगों में ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा है डिस्लिपिडीमिया होने का, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप थीन पेशेंट भी हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, मतलब आप यू आर नॉट वेरी एक्टिव पर्सन, लेजी पर्सन है, स्मोकिंग हैबिट है, अल्कोहल की हैबिट है, आपके पास रिस्क फैक्टर्स डेवलप्ड है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब है, तो भी पतले इंसान में भी डिस्लिपिडीमिया कॉमनली पाया जाता है। पर्टिकुलरली इसके अलावा अगर आपके फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिस्लिपिडीमिया है तो आप में भी आने की जो लिपिड लेवल हायर लेवल आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पर्टिकुलरली वी कैन से दैट हमारे पास अपार्ट फ्रॉम ऑफ ओबिसिटी बोले तो उसके अलावा और भी मेजरमेंट है जिसमें हम एसेस कर सकते हैं, जैसे इसको विसरल फैट बोल सकते हैं। विसरल फैट के आधार पे मतलब विसरल फैट हैज अ बेटर कोरिलेशन विद डिस्लिपिडीमिया दैन ओबिसिटी अगर हम बात करें। उसके लिए हमको इमेजिंग मॉड्यूलिटी लेनी चाहिए। लेकिन अब आमतौर पे कोई भी पेशेंट अगर रिस्क फैक्टर में है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज़ है, नॉनवेज काफ़ी खाते हैं, रेड मीट का सेवन काफ़ी करते हैं, अल्कोहलिक है, स्मोकिंग है, उनमें आम डिस्लिपिडीमिया कॉमनली मिल सकता है। तो एक रेगुलर चेकअप उन्हें कराना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुशांत। डॉक्टर व्यास, अगला सवाल मेरा आपसे है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल से जूझती तो है पर उसे सीरियसली नहीं लेती। वो इसे सिर्फ एक नंबर समझती है जो रिपोर्ट पे आ गया है। मैं ये चाहती हूँ आप हमारे ऑडियंस को ये समझाएं कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है, अगर किसी इंसान को डिस्लिपिडीमिया है, तो इससे उस वक्त क्या रिस्क है उस इंसान को और आगे जाकर भी क्या खतरा हो सकता है? अगर हम जनरली आज की लोगों को देखें, कॉमन पब्लिक को देखें, तो मेरे हिसाब से वो 2 स्पेक्ट्रम में आती हैं। एक स्पेक्ट्रम में वो लोग होते हैं जो अपने कोलेस्ट्रॉल को लेके बिल्कुल चिंता नहीं करते। एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स में उनके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल आते हैं और उन्हें लगता है कि हमें तो कोई तकलीफ नहीं है और हम फिट हैं, हम दौड़ते हैं, हम मैराथन करते हैं और हमें लगता है कि दवाइयाँ हमें परेशान करेंगी और हमारे शरीर में कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स डालेंगी। पे वो दवाई लेने के लिए इच्छुक नहीं रहते और बोलते हैं हम तो एक्सरसाइज से दूसरे स्पेक्ट्रम पे वो लोग होते हैं तो उस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जब हम डॉक्टर्स उनसे डिस्कस करते हैं उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके खान-पान के बारे में, तो हमें पता चलता है अनहेल्दी खान-पान है। रोज़ रात में 1-2 बजे ऑनलाइन होम डिलीवरी से अनहेल्दी ऑयली फूड आ रहा है, वो खा रहे हैं और लेट नाइट तक सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं और कुछ एक्सरसाइज के नाम पे ज़ीरो है।
बट वे अपने कोलेस्ट्रॉल को लेके इतने व्यथित और इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, और डॉक्टर्स के पास आके बोलते हैं हमें तो कुछ दवाई दे दो जिससे जल्दी से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें हार्ट अटैक हो। हमारे फलाना दोस्त को हार्ट अटैक हुआ था और ये सब बड़ी परेशानी हुई, ये सब। तो वो भयभीत तो हैं, बट वो उसको सही तरीके से अप्रोच नहीं करना था। तो ये दो स्पेक्ट्रम के लोग हम कॉमनली देखते हैं। तो एक तो वो जो उसे बिल्कुल वैल्यू नहीं देते और बिल्कुल दवाई नहीं लेना चाहते, और दूसरे वो लोग सिर्फ दवाई लेके ही उसको ठीक करना चाहते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को एड्रेस नहीं कर रहा। जैसे मैंने बताया, हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिवर बनाता है, और ब्लड के लेवल से ही अंदाजा लगता है कि टिश्यूज कितना कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। तो जो लिवर कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, वो सीधा जाके हमारी आर्टरीज में या धमनियों में डिपॉजिट नहीं होता, सेडिमेंट नहीं होता। हमारी आर्टरीज खुद अलग से कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं जिससे ब्लॉकेज हो। जिनका लिवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है उनके ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा, इसकी संभावना ज्यादा रहती है कि उनकी ब्लड वेसल्स भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएंगी। इवन कोई भी गिवन डाइट पे वो डिपेंड करता है कि उनके जेनेटिक फैक्टर्स कैसे। तो इसको एड्रेस करने के लिए 3 तरीके से हमें काम करना पड़ता है, जिसमें हेल्दी डाइट रहे, जिसमें प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट और लीव्स फैट का कंजम्पशन कम से कम हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो, नियमित रूप से 45 मिनट या 1 घंटा डेली एक्सरसाइज हो, और तीसरा अगर दवाइयों की आवश्यकता है दवाई ली जाए, और उसके बाद उसको रेगुलर फॉलोअप से नापा जाए कि वो कोलेस्ट्रॉल सस्टेन्ड रूप से कंट्रोल्ड है या नहीं, दवाइयों को बढ़ाने की या कम करने की आवश्यकता है। बस एक नंबर मान लेके और मात्र सिर्फ दवाइयों का सेवन करने से और अपनी लाइफस्टाइल को एड्रेस नहीं करने से, या फिर इसके विपरीत दवाइयां नहीं लेने से और सिर्फ लाइफस्टाइल पे फोकस करने से हम कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करते। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक सरोगेट मार्कर है। मैं फिर कहना चाहूंगा, कई लोग इससे बहुत भयभीत हो जाते हैं कि अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ गया, अब हमारे हार्ट अटैक हो गई होगा, और ढेर गूगल पर ये सब वीडियो वगैरह सब देख के, पोस्ट देख के और अपना रिसर्च करके ये मान लेते हैं कि उनको छाती में होने वाला कोई भी दर्द हार्ट अटैक है, और उससे एकदम व्यथित और भ्रमित रहते हैं। वैसा भी नहीं है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का रिस्क नहीं। तो अ, 3 तरीके से हमें एड्रेस करना है, जो मैंने आपको बताया, डाइट, लाइफस्टाइल, और अगर दवाइयों की नीड है तो उसके प्रति अवेयरनेस आवश्यकता है, उसके प्रति भय नुकसानदायक है। थैंक यू डॉक्टर व्यास। डॉक्टर गोयल, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है तुरंत तो इंसान को कोई लक्षण महसूस होते नहीं, और क्योंकि लक्षण महसूस नहीं हो रहे, इंसान सीरियसली नहीं ले रहा, इस वजह से बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल का रेगुलर चेकअप तो करवाते ही नहीं हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप जो अपने पेशेंट्स देखते हैं जो रेगुलरली चेकअप नहीं करवाते कोलेस्ट्रॉल का, जब वो आखिरकार जाके एक चेकअप करवाते हैं और वो रिपोर्ट लेके आते हैं, तो अक्सर इन रिपोर्ट्स में क्या निकलता है? क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों के पीछे पढ़ कर उनका कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया है, और जब रिजल्ट आता है तो उसमें उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ही निकलता है। तो एक तो आप हमारे ऑडियंस को अगर ये समझा दें कि रेगुलर कोलेस्ट्रॉल चेकअप करवाना क्यों ज़रूरी है, और अगर आप बहुत लंबे वक्त तक नहीं करवाते हैं तो वो रिपोर्ट कैसी आती है? कि जरूरी नहीं है सबका हाई निकलेगा। मतलब ऐसा है, कोलेस्ट्रॉल जो हाई निकलता है कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स वाले होते हैं, जो जैसे पॉलीजेनिक हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया होता है, और एक होता है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया। मतलब ये कुछ नाम हैं जो मेडिकल हैं। तो जो जेनेटिकली डायरेक्टली ट्रांसमिटेड होते हैं या मल्टीपल जीन्स से मिलके कोलेस्ट्रॉल हाई आता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल फैमिलीज में होगा। तो जिसमें कि अगर आपका हाई है तो आपको अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स का भी कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। और ये यूजुअली वो लोग होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड आपका 300 है या उससे ज़्यादा है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से 250 से ऊपर है। तो ये वेरी हाई लेवल्स वाले हैं। तो ये होते होंगे करीब 10%। बाकी सबका मीडियोकर मिडिल रेंज में रहता है, मगर मिडिल रेंज इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। कोई सोचता है कि कहीं पर लेवल्स लिखे हुए हैं कि साहब 200 से नीचे नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। लोअर द बेटर। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल जितना कम हो उतना अच्छा है। मैंने पहले भी बताया था, कोलेस्ट्रॉल का रिस्क एक टोटल रिस्क है, which is the amount of cholesterol and how long it is there. तो इसलिए there is nothing like normal cholesterol। और जो कोलेस्ट्रॉल या LDL ब्लड में सर्कुलेट कर भी रहा है,
वो है जो लिवर से एक्स्ट्रा बाहर निकला है, उसकी कोई और इतनी जरूरत नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल रियली लो होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ मेजॉरिटी लोगों का ऑल्दो नॉर्मल रेंज में आएगा, लेकिन वो भी बीमारी के पॉइंट से लाइक लोअर इज बेटर। बीमारी के पॉइंट से वो अगर लोअर से ज्यादा है तो वो ज्यादा ही है। तो दिस इज हाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड कोलेस्ट्रॉल, और इसको रियली रेगुलर चेक होना चाहिए। और बाकी उसको मेंटेन करने के लिए वेल जैसे बात हुई है डाइट से करिए, या अगर एक लेवल से ऊपर है तो फिर उसको दवा से करना होगा, क्योंकि डाइट लिमिटेड अमाउंट ही कम कर सकता है। जी डॉक्टर गोयल, अगला सवाल मेरा डॉक्टर सुशांत आपसे है। अगर किसी इंसान की धमनियों में ब्लॉकेज है या फिर उसे हार्ट अटैक पड़ चुका है पहले, अगर ऐसे इंसान का कोलेस्ट्रॉल अब हाई है तो क्या रिस्क हो सकता है? ऑल्सो अगर आप ये बता दें कि इस वक्त उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक पड़ चुका है या फिर हार्ट में ब्लॉकेज निकल चुका है। हम इंडियंस में वैसे पर्टिकुलरली हम इंडियंस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ऑफ कोर्स है ही। हम लोग डिस्लिपिडीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है। हमें हमारे अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल और एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हम इंडियन कंटेंट पब्लिक में ज़्यादा होती है। तो आप कितना नॉर्मल एक इंसान अगर चेक करा के आता है और एलडीएल का वैल्यू हम जनरली मोर देन 100 या ट्राइग्लिसराइड का वैल्यूएशन अगर मोर देन 350-400 ऊपर है तो दैट इज़ अ हाई रिस्क। तो उसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं और मेडिकेशन में भी ट्राई कर देते हैं जिससे वो लो आ जाए। दैट इज बट फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल वी कैन से एलडीएल की वैल्यू हमें 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखनी चाहिए। लेकिन किसी पेशेंट को अगर किसी मरीज को जिसको हार्ट अटैक हो गया या उसको स्टेंट लग चुका है या बाईपास हो चुका है तो ऐसे पेशेंट को हम लोग हाई रिस्क कंसीडर करते हैं। हाई रिस्क कंसीडर्स में हम जो जैसे डिस्कस अभी जस्ट हो रहा था कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हमने जितना भी हो मिनिमल रेंज पे रखना चाहिए। आइडियली अगर हम बोले जिसको स्टेंट नहीं पड़ा मेडिकल थेरापी पे है तो वी कैन कीप इट ऑन एलडीएल लेवल एज लेस देन 70 मिलीग्राम पर डीएल। बट किसी को स्टेंट लग गया है या बाईपास ग्राफ्ट पे है या मल्टीपल स्टेंट है या बार बार फैमिली हिस्ट्री और भी हाई रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन उसके साथ एसोसिएटेड हार्ट डिजीज के साथ हैं, तो उसका कोलेस्ट्रॉल के लेवल और हम नीचे लेके जाते हैं। वी कैन स्टिल ब्रिंग इट टू लेस देन एलडीएल मोर देन 45, 40 या 45 से हम नीचे ले जा सकते हैं। क्या उसको क्या क्या करना होता है हमें? ऑफ कोर्स हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज उसके बिना नहीं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग द होल थिंग बिलो द स्टैंडर्ड लेवल विथ मेडिकेशन ओनली। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब आप एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें, प्रोसेस फूड जो पैक्ड फूड्स आते हैं या नॉन वेज फूड जो रेड मीट पर्टिकुलरली या फ्राइड फूड का खाना सेवन कम करें। स्मोकिंग हैबिट है तो आप उसको सब्सिडाइज करें, नहीं उसको बंद करें। अल्कोहल का इंटेक को कम बंद ही करें, बेटर है। मिनिमल की बात गलत होगी। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज हुई गया। इसके अलावा मेडिकेशन पे पेशेंट को रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ तनाव कम करना हो, अच्छी नींद लेना, 6 से 8 घंटे की स्लीप लेना, अपना तनाव का लेवल कम करना। या यू कैन यूज़ आप योगा का यूज़ कर सकते, योगा का अपने जीवन में लाएं। साथ ही साथ साइकोलॉजी से मिल सकता है अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो तो पर्टिकुलरली कोई मेडिकेशन वैसे प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर सुशांत इतनी काम की टिप्स देने के लिए। डॉक्टर व्यास, अगला सवाल मेरा आपसे है। अगर किसी को डिस्लिपिडीमिया है तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, खान पान में किस तरह के बदलाव करने चाहिए, और अगर आप स्पेसिफिकली बता दें कि दिन में क्या क्या खा सकते हैं, क्या सब्जियां, क्या फल, क्या अनाज, तो बहुत ज़्यादा ही मददगार होगा हमारी ऑडियंस के लिए। जो प्राइमेट्स होते हैं, जो सारी बंदर की प्रजाति के लोग जिसमें होमो सेपियन भी आते हैं, वो एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। उनमें सिर्फ एक ही स्पीशी को हार्ट अटैक होता है और वो है होमो सेपियन, मतलब हम लोग। फंडामेंटली किसी बंदर को, गोरिल्ला को, चिंपैंजी को हार्ट अटैक की समस्या नहीं दिखनी। क्रॉस डिफरेंस जो हम में और दूसरी वन्य प्रजातियों में है वो है हमारा डाइट। तो मुझे लगता है कि हमारा फूड इंटेक जितना कम प्रोसेस्ड रहेगा उतना हेल्दी रहेगा। खान पान में तो कोलेस्ट्रॉल यूं भी नहीं रहता, क्योंकि डाइट कंपोनेंट में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता कि आपने कुछ खाना खाया और आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए। हम जो खाना खाते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है और फिर एब्सॉर्ब होता है ब्लड। और लिवर एक गिवन कार्बोहाइड्रेट और फैट लोड को कंज्यूम करके उसको प्रोसेस करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो एक तो ये भ्रांति को हमको हटाना है कि डाइट में कोलेस्ट्रॉल होता है, एक पर्टिकुलर डाइट को हम कर देंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो, किसी डाइट में कोलेस्ट्रॉल नहीं हो। हमें हमारे कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम से कम रखना है
और सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन कम से कम रखना, स्पेशली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी, मैदा, गुड़, मिठाई, आइसक्रीम इत्यादि, व्हाइट ब्रेड, इनका कंजम्पशन कम से कम रखना है। और रीयूज्ड फैट जैसे बटर, मेयोनीज, चीज स्प्रेड एंड ऑल दैट, जो आज की युवा में जंक फूड में एज अ स्टेपल डाइट लेती हैं, उन सब का कंजम्पशन कम से कम रखना, न के बराबर। तो प्रोसेस्ड और रीयूज्ड फैट और कार्बोहाइड्रेट को अगर हम हमारी डाइट पे कम रखेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नियंत्रित होने की अच्छी संभावना है। बट जैसे मैंने आपको बताया और जैसे डॉक्टर गोयल साहब ने भी कहा कि मात्र डाइट को कंट्रोल करके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे काम करना संभव नहीं है, इसलिए दूसरी चीजें भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे एक्सरसाइज, उसका भी रोल काफी ज्यादा है। एक्सरसाइज करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट इंप्रूव होती है। इंसुलिन लेवल्स कम होते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होने से इससे हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को फैट पे कन्वर्ट नहीं करती और हम फिट और हेल्दी रहते हैं। सो अच्छी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को जोड़ के ही कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। दवाइयों का तो खैर अपना रोल है ही, ये लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक ज्यादा है या जिनको बीमारियां होने की ज्यादा रिस्क है, दवाई भी लें। इन नटशेल मेरे हिसाब से कुछ चीजों को अगर हम नियमित, नियंत्रित और संतुलित रखें तो कोलेस्ट्रॉल और दूसरी हार्ट की संबंधित बीमारियां भी कंट्रोल में रहेंगी। और ये कुछ चीजें जैसे है हमारा आहार, जो मैंने आपको बताया, खान पान, उसके बाद हमारा विहार, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि हम खूब एक्सरसाइज करें, विगरस एक्सरसाइज करें, खूब थकें, खूब पसीना। रेगुलर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी गुड इनफ, बट इट हैज टू बी डन रेगुलरली, नियमित रूप से उसको करना जरूरी। फिर हमारा व्यवहार, हमारे विचार और हमारा आचार, तो ये पांचों चीजें हमारी एक होलिस्टिक फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है और यही इवेंचुअली हमारे कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करता है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर गोयल, मेरा अगला सवाल आपसे है। ऐसी कई स्टडीज़ में देखा गया और मुझे जो डेटा दिया गया है उसके मुताबिक 87.3% लोग अपनी कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयाँ हैं वो बीच में ही रोक देते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आने से पहले ही इलाज को रोक देते हैं, इलाज बंद कर देते हैं बिना डॉक्टर से पूछे। ऐसा क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल की जो हम दवाएं देते हैं, आज की तारीख में काफ़ी अच्छी दवाएं अवेलेबल है कोलेस्ट्रॉल कम कर। तो कोलेस्ट्रॉल जल्दी उससे लो मतलब कम हो जाता है विद इन, जैसे कुछ इंजेक्टेबल है जिसमें तो हफ्ते भर में ही कम हो जाएगा। जो बाकी ओरल दवाएं हैं, तो स्टैटिन्स वगैरह, इससे 3 हफ्ते में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो ये जब कम हो जाता है तो उनको लगता है कि अब तो मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, मुझे दवा बंद कर देनी चाहिए, और इस विचारधारा से कई लोग बंद कर देते हैं। मगर उनको ये नहीं मालूम कि ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, आप दवा को बंद कर देंगे वो कोलेस्ट्रॉल का फिर वो उसी लेवल पे आ जाएगा। जैसे हर आदमी का एक नियंत्रित एक बेसल ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही हर आदमी का एक बेसल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। अब वो चीज़ आप अगर दवा नहीं लेंगे तो वो इमीडिएटली वापस कुछ समय में वहीं वापस आ जाएगी। तो आधे इस हिसाब से छोड़ देते। कुछ लोगों को ये रहता है कि साहब अब दवा क्यों खानी है, हम बिना दवा के इलाज करेंगे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ कि दवा से, बिना दवा के हम 15% कोलेस्ट्रॉल को नीचे ला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, बाकी दवा से ही आएगा। तो और दवा में बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, केवल कुछ लोगों को बहुत मिनिमम परसेंटेज, मे बी 2 to 3% लोगों ऐसे होते हैं, या 5% कह सकते हैं, जिनको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसमें मसल पेन और ये सब चीज़ें होती हैं। मगर वो वाले लोग दवा बंद करें, कुछ ऑल्टरनेट हिसाब सोचें, तो वो चीज़ जायज़ है। मगर अदरवाइज अगर कोई और इशू नहीं है तो ये दवा चलती रहनी चाहिए। और दवा बंद करने का मेन कारण मैं समझता हूँ वो यही है कि ये दवा काफ़ी असरनाक है, और इसका कोई सिम्टम तो होता नहीं कोलेस्ट्रॉल का कि भाई ज़्यादा होगा तो ऐसा सिम्टम होगा, कम होगा तो ऐसा सिम्टम। तो बस वो लेवल कम होता है, वो देखते ही वो सोचते हैं कि जिसको बंद कर दिया जाए, जो बहुत बड़ा मिथ है, और इसको रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा और उसमें दवा चलती है। थैंक यू डॉक्टर गोयल। डॉक्टर सुशांत, अगला सवाल आपसे है।
जैसा अभी डॉक्टर गोयल बता रहे हैं कि लोगों को लगता है कि भाई एक बार रिपोर्ट आ गई और उसमें थोड़ा नॉर्मल नंबर आ गया तो अब हम दवाएं रोक सकते हैं बिना डॉक्टर से पूछे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो स्टैटिन बीपी माफ़ कीजिएगा कोलेस्ट्रॉल की दवा है, अगर इसे डॉक्टर से बिना पूछे आप बीच में ही रोक देते हैं, जितना आपका पूरा कोर्स है आप वो नहीं करते हैं, तो ऐसा करने पर आपके शरीर में क्या होता है? देखिए बहुत ही क्लियरली है कि कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट कोई सिम्टम नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे धमनियों में जाके जमता है, वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट करता है। बट चाहे वो हार्ट में जमे तो हार्ट अटैक होता है, अगर ब्रेन की नसों में जमे तो स्ट्रोक हो सकता है, या पैर या हाथ के नसों में जमे तो वहाँ पे कालापन पड़ सकता है, या चलने पे हमें पैरों में या हाथों में काम करते वक्त दर्द हो सकता है। तो कोई टिपिकल डायरेक्ट सिम्टम्स नहीं है, डिपॉजिट होते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन्स में, फिर अकॉर्डिंगली उस ऑर्गन के सिम्टम्स होते हैं। आप कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या होता है कि ऑफ कोर्स जो अनस्टेबल प्लाक्स हैं वो स्टेबलाइज होते हैं जो मेडिकल थेरेपी के द्वारा। आप मेडिकल थेरेपी, इसके अलावा आप फिजिकल एक्टिविटी और पर्टिकुलरली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो भी आप करते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारे प्लाक्स होते हैं, जो धमनी में जो कोलेस्ट्रॉल जमा, जो अनस्टेबल कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो स्टेबलाइज्ड होते हैं कि अचानक से वो रप्चर ना हो और किसी को अचानक से स्ट्रोक या किसी को अचानक से हार्ट अटैक ना डेवलप करे। अगर पेशेंट यही मेडिकेशन अगर आप बंद कर देती हैं तो क्या होगा, ऑफकोर्स कोलेस्ट्रॉल वापस राइज करना शुरू करेगी। ये एक हार्मफुल चीज होता है, क्योंकि जब भी देखा गया है कि एलडीएल की वेरिएबिलिटी एक टर्म होती है, पर्टिकुलरली हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि देखिए किसी का एलडीएल अगर 50-60 हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दवा बंद करते, आप दवा की मात्रा भी कम नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि अगर एलडीएल का वैल्यू 50 है, वापस वो बढ़ के 70-80 जाता है, तो जो प्लाक्स स्टेबल हुए रहते हैं वो अनस्टेबल भी हो जाते हैं और रप्चर हो जाता है, तो पेशेंट को एक सिम्टम आ जाते हैं, जो सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक हो सकता है या स्ट्रोक, कुछ भी हो सकता है। तो पर्टिकुलरली पेशेंट को ये समझाना बहुत जरूरी है कि ठीक है, आपको जो अगर मान लीजिए स्टेंट लग गया, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ गया, ठीक है, लेकिन आपके बाकी नसेज में भी माइनर प्लाक्स प्रेजेंट रहते हैं। उस जो कोलेस्ट्रॉल की दवा होती है वो प्लाक्स को स्टेबलाइज करती है कि पेशेंट को दोबारा हार्ट अटैक ना हो या दोबारा कोई भी कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड सिम्टम्स ना हो। एक प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट है, सिर्फ एलडीएल लेवल का नीचे नहीं करना, और भी इफेक्ट्स होते हैं जिसके कारण इसको बेनिफिट मिलता है। तो पेशेंट को प्रॉपर्ली काउंसिल करना बहुत जरूरी है कि आप नॉर्मल आ जाए तो आप पेशेंट से कंसल्ट, आप डॉक्टर से कंसल्ट, वी कैन ब्रिंग द डोज। पहले जो हम हाई, जैसे पोस्ट एंजियोप्लास्टी या पोस्ट बाईपास, हम हाई डोज ऑफ द मेडिकेशन पे रहते हैं, उसको टाइटर करके हम लोअर डोज पे लाते, लेकिन हम देखते रहते हैं कि एलडीएल का वैल्यूएशन कैसा रहता है, बिहेवियर कैसा रहता है। अगर लो डोज पे लाने पे फिर से एलडीएल का लेवल राइज कर रहा है तो इसका मतलब हमें फिर से उसको डोज को बढ़ाना होगा, नहीं तो अन्यथा इसका फिर हमें यही होगा कि हमें फिर कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, फिर वो जो स्टेबल प्लाक्स है वो अनस्टेबल होंगे और फिर हमें सिम्टम्स आएंगे जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी हो सकता है। डॉक्टर व्यास, मेरा अगला सवाल आपसे है, अगर किसी को डिसलिपिडीमिया के साथ साथ डायबिटीज भी है और फिर हाई ब्लड प्रेशर भी है, तो ये जो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है ये कितना खतरनाक है? जितने रिस्क फैक्टर्स किसी बीमारी के किसी व्यक्ति के शरीर में बढ़ते हैं, उस बीमारी का रिस्क क्यूमुलेटिवली बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप अपने आप में एक इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारी का। डायबिटीज अपने आप में एक इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर है, और डिसलिपिडीमिया भी अपने आप में इंडिविजुअल रिस्क। अगर ये तीनों मिलके एक साथ रहते हैं किसी एक व्यक्ति में, तो उसकी रिस्क बढ़ी रहती। एग्जैक्टली वो 3 टाइम्स तो नहीं होती, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉजेटिव फैक्टर्स नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जिनको ये तीनों रिस्क फैक्टर्स हैं, बट किसी कारणवश इनकी एंजियोग्राफी की जाती है तो वो नॉर्मल रहती है, क्योंकि अपवाद स्वरूप है। तो ऐसा नहीं है कि रिस्क फैक्टर्स उसकी रिस्क 3 गुना हो जाती, बट हाँ, क्यूमुलेटिव रिस्क इंडिविजुअल रिस्क के मुकाबले ज्यादा रहती। इससे भी इम्पोर्टेंट, इस बात से इम्पोर्टेंट कि रिस्क कितनी पड़ती है, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये समझना आवश्यक है कि अगर वो साथ में हैं तो हम क्या करें। तो वही जो 3 चीजें हैं, अपनी डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और दवाइयों को और रिगरसली अप्रोच करना चाहिए। इस तरह का, ये तीनों तरह की बीमारियां चूंकि अनुवांशिक रहती हैं तो फैमिली में रन करती है, तो हमारे घर में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए, हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को इस बात की आदत डालना चाहिए कि रोज सलाद खाना, रोज फ्रूट्स खाना, रोज स्प्राउट खाना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना हेल्दी है, और वही टेस्टी भी है। बजाय कि हम उनको ये बताएं कि ऐसा उनको रिवॉर्ड के तौर पे बर्गर खिला रहे हैं, कुछ पिक्चर खिला रहे हैं, उसकी बजाय हम सबको आपस में घर में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि रिवॉर्ड के तौर पे हम सलाद खा रहे हैं, कुछ फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ स्प्राउट्स खा रहे हैं। तो इसी तरह
इन रिस्क फैक्टर्स को जो अनुवांशिक तौर पे हम करते हैं कंट्रोल किया जा सकता है। और एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें अगर हम या फिर सिंड्रोम एक्स पर इसमें ओवरवेट भी ऐड कर दें, ओबेसिटी भी ऐड कर दें, तो ये बीमारियां सब साथ में चलती हैं। सिमिलर इनके आउटकम्स होते हैं। ये अपने आप में हार्ट की बीमारियों को और व्यापक और ज़्यादा विकराल स्वरूप में प्रेजेंट करती हैं, यंग एज पे प्रेजेंट करती हैं। तो ये सब चीज़ें देखने में आती हैं जिनको तीनों रिस्क फैक्टर्स एक साथ हो। तो इस तरह इनको अप्रोच करने की आवश्यकता है। थैंक यू डॉक्टर व्यास। डॉक्टर गोयल, अगला सवाल मेरा आपसे है। दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं व्हेन इट कम्स टू कोलेस्ट्रॉल, ये हम समझ चुके हैं, पर इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारी डाइट है, उसमें किस तरह के बदलाव करके हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों के साथ साथ? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक तो एनिमल प्रोडक्ट्स से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट्स में नहीं है, नंबर 1। और दूसरा, डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल ब्लड में नहीं बढ़ता है, it is processed through the liver and then it comes in the blood, right? So डाइट में हमें एक तो कोलेस्ट्रॉल को कम रखना है, तो हाई मतलब जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आएगा, नंबर 1। दूसरी चीज़, तली चीज़ें नहीं लेनी है, और तले में रीफ्राइड आइटम्स, इसमें एक तरह का वो चेंज ओवर होता है फैट का जो आर्टरी में डिपॉजिट होता है, तो वो जिसको ऑक्सीडाइज्ड फैट कहते हैं, ऑक्सीडाइज एलडीएल कहते हैं, तो ये इससे बढ़ता है, तो ये चीज़ नहीं लेनी है, इसको ट्रांस फैट कहते हैं, ये चीज़ नहीं लेनी है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज से ट्राइग्लिसराइड कम होता है, उससे शुगर कम होती है। शुगर फ्री शुगर्स नहीं लेने हैं। देखा गया है कि जब हम चीनी, आलू, चावल, चीनी, स्टार्च, फ्री शुगर्स, ये चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादा लेते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होती हैं, और ट्राइग्लिसराइड बॉडी में ज़्यादा जो है ये भी एक नुकसानदायक चीज़ है एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल के अलावा। तो शुगर्स को कम रखना, और बाकी प्रोसेस्ड फूड कम होना चाहिए, हाई सॉल्ट इनटेक नहीं होनी चाहिए। एंड आई थिंक इस तरह से, एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये इनटेक इसका ज़्यादा होना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से फाइबर ज़्यादा बनता है, और फाइबर होने से कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स कम होते हैं बॉडी के अंदर। तो इस तरह के डाइट का सेवन करें और रेगुलर एक्सरसाइज रखें, और बाकी इन चीज़ों से दूर रहें, जैसे स्मोकिंग एंड स्टफ, और बाकी इसमें अपनी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। आई थिंक ये सब करके आप कोलेस्ट्रॉल को संयम में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गोयल, आपने बहुत ही काम की टिप्स दी हैं, और अगर हम सब ये टिप्स याद रखें तो आई एम श्योर हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। डॉक्टर सुशांत, आखिरी सवाल आपसे है, आप हमारे ऑडियंस को क्या सलाह देना चाहेंगे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए? देखिए, मैं ओवरऑल यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो कि आप डॉक्टर्स के पास एज ए पेशेंट आप विजिट ना कर पाएँ। पर्टिकुलरली केसेस जैसे कि आप अपने लाइफस्टाइल में आप फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ाएं, मतलब आप 30 to 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइजेस, वॉकिंग विद इंटरमिटेंट फास्ट वॉकिंग, ऐसे आप करें। इसके अलावा योगा अपने शेड्यूल में इंक्लूड करें। खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलरली खान पान में प्रोसेस्ड फूड, पैक फूड, जो बार बार तली हुई चीज़ें या पैक फूड, चिप्स, लेज, ये सब जो चिप्स और ये सब जो आते हैं, वो उसका सेवन कम करें। नॉन वेज आइटम्स का सेवन कम करें, जिससे क्या होता है, हमारा लिपिड लेवल कंट्रोल रहता है। इसके अलावा इंटेक्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और पर्टिकुलर अलॉन्ग विद फ्रेश फ्रूट्स का इंक्लूड करें, और अच्छी नींद लें। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा नींद लें जिससे आपका तनाव कम हो। तनाव कम करने के लिए आप योगा करें, या उससे भी नहीं हो रहा तो आप किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग ये सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो आप उस चीज़ का इलाज करवाएं, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल डेवलपमेंट के रिस्क भी और कम है, और साथ साथ रिस्क फैक्टर ओवरऑल
डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कम हो सके। थैंक यू डॉक्टर सुशांत, थैंक यू डॉक्टर गोयल एंड थैंक यू डॉक्टर व्यास, हमें ये समझाने के लिए कि कोलेस्ट्रॉल को बहुत हल्के में नहीं लेना है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बात जब दिल की बीमारियों की आती है, हार्ट अटैक की आती है, और ये सब एक दिन में नहीं होता है, इसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे आप उस मुकाम तक पहुँचते हैं। तो अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखेंगे तो आपका दिल भी सुरक्षित रहेगा और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए।